वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम डेली करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज और एनी वन डे एग्जामिनेशन, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इंटरिम बजट से रिलेटेड है। तो ये इंटरिम बजट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मैंने पुरानी क्लासेस में इसके बारे में बताया था बहुत सारी बातें। अब हम इसको एक तरह से कहो तो रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस अटेंड की है तो आपके लिए बहुत इजी होगा। इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं इंटरिम बजट के अकॉर्डिंग में। कितने बनाए जा रहे हैं ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। चैट बॉक्स में लिखिए बजट 2024-25 में कितने नए आर्थिक रेलवे गलियारे खोलने की घोषणा की गई है। 3, ठीक है, 3 गलियारे खोले जाएंगे। इन द बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम 3 इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए और हैवी ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर के लिए। एक एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर, इस कॉरिडोर से एनर्जीज और मिनरल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। फिर पोर्ट को कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और जहाँ भी हैवी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जहाँ पे ट्रैफिक रहता है, उसको स्मूथ करने के लिए हैवी ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, ये कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है? ताकि आपका जो लॉजिस्टिक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ईजिली हो सके और ये पीएम गति शक्ति के अंडर में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन अमृत लॉन्च हुआ है, किस स्टेट ने किया है? अभी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सी वीट के बारे में कि सी वीट के कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट की गई है एक कॉन्फ्रेंस गुजरात में। तो उससे तो आप ये एलिमिनेट कर देंगे, है ना? अगर आपने पहले क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। अब आप अब ऑप्शन लगाओ, क्या हो सकता है? अभी नया साल है तो अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा करके याद रहेगा। तो बताइए, इसका आंसर है केरल। ऑपरेशन अमृत केरल में स्टार्ट हुआ है। क्यों स्टार्ट हुआ है? इसके अंतर्गत एंटीबायोटिक्स का यूज कम करना स्टार्ट किया जाएगा। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबायोटिक्स सब जानते हैं, दवा है। आप सोचेंगे कि अच्छा दवा ही तो खा रहे हैं, क्यों कम करना है? हो क्या रहा है, ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से हमारे बॉडी उस पर रेजिस्टेंस हो रहा है। मान लो हमारे बॉडी में एक बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। अब हम उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए अलग से दवा लेंगे। अगर मान लो हम बार बार वही दवा लेंगे तो वो बैक्टीरिया तो उससे रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। ये वही बात हुई ना कि इतना मार खा लिया कि अब मार से भी डर नहीं लगता है, ये वही बात है। तो ये है, इसीलिए ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया गया है। जो मैंने अभी बताया उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है। वहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट है, क्योंकि जो भी आप दवा के दुकान होते हैं वहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मिल जाते हैं। तो केरला में जो वहाँ की दवाइयाँ की दुकान होगी वहाँ पे जाएंगे और रेट पड़ेंगे ताकि ऐसा ना हो सके। ठीक है, तो इस एम टू कंडक्ट सरप्राइज रेट फार्मासिस्ट टू टेक ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, फिर मैंने बताया आपको एएमआर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो क्या होता है? एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रोब टू रेजिस्ट द ड्रग यूज टू इनहेबिट और किल देम। अब आप कहेंगे मुझसे कि अच्छा ठीक है, ये मेरे बॉडी में नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं दवाई नहीं खाता हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। तो ऐसा नहीं है। सी, जैसे मान लो जो नॉर्मली दवा वगैरह ले रहे हैं, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, रेगुलर या फिर इरेगुलर, अगर आपको मान लो एक प्रॉपर डोसेज मिला गया हुआ है, आप वो फॉलो ना करके आपने खाया और आपको लगा कि अच्छा अब हम ठीक हो गए, आपने छोड़ दिया, डोसेज पूरा नहीं हुआ। और अगर आप मान लो इरेशनली दवा खाए जा रहे हो तो आप प्रोन है। उसके बाद फिर मान लो आप कह रहे हैं कि आप दवा नहीं खाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जो लाइफ स्टॉक्स है उन्हें तो मिल रहा है एंटीबायोटिक, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप मीट खा रहे हो, आप मिल्क पी रहे हो, चलो ठीक है आप वेजिटेरियन हो, जो मिल्क है वो तो पी रहे हो, चलो ठीक है आप यहाँ पे कहोगे कि मैं वीगन हूँ, वीगन मुझे नहीं होने वाला ये हमारा। तो भाई लाइफ स्टॉक्स वगैरह का जो फीकस होता है वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर का यूज होता है। लाइफ स्टॉक के फीकस के थ्रू उनका जो एंटीबायोटिक्स है वहाँ हमारी बॉडी में आ रहा है। तो ये तो अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया हुआ है। तो अभी गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेप्स ले रही है इसको ओवरकम करने में। ठीक है, तो ये था एएमआर का कॉन्सेप्ट, ये था ऑपरेशन अमृत और ये मैंने पूरा बताया। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है? निम्नलिखित में से कौन सा यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? बताइए। एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको हो जाएगा। नहीं पता? फ्रांस। अभी हाल की क्लास में मैंने आपको बताया था जर्मनी के बारे में। क्या बताया था कि व्हाइट राइनोसोरस में आईवीएफ किया गया है ना, एम्ब्रियो इम्प्लांट किया गया है पहली बार वहाँ पे। तो फ्रांस में किया। फ्रांस, ये देखिए यहाँ पे यूपीआई की लॉन्च हो रही है। तो वहाँ पे अब आईफिल टावर का टिकट बहुत आराम से ले सकेंगे। अब के बाद से फ्रांस जो है पहला यूरोपियन देश बन गया है जिसने यूपीआई को अलाउ किया है। अब जानते हैं फ्रांस और इंडिया के बारे में, क्योंकि ये इस बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट रहा है? क्योंकि 26 जनवरी को फ्रांस हमारे इंडिया आया था एज ए चीफ गेस्ट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन आए थे इंडिया में एज ए चीफ गेस्ट और 26 जनवरी। ठीक है, तो फ्रांस इंडिया का रिलेशन क्या है ना कि फ्रांस और इंडिया का रिलेशन आप हमेशा देखोगे ना कि बिल्कुल ही स्मूथ चलता रहा है। वो दोनों म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं इंटरनल मैटर्स में। लाइक जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे बहुत सारा सैंक्शन डाल दिया, तो फिर भी इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। तो उस टाइम पे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया के इस मूवमेंट को क्रिटिसाइज किया, तब पर फ्रांस उस टाइम में भी चुप रहा था। तो हम दोनों आपस में कभी एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं। उसके बाद फ्रांस पहला ऐसा कंट्री है जिसने साइन किया था स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ पोस्ट कोल्ड वार के टाइम में। हर जो कंट्रीज है वो दो गुटों में बट गई थी, बट इंडिया नाम का टॉर्च बेयर लेके चल रहा था, वो नॉन अलाइन मूवमेंट चल रहा था। तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया से कहीं ना कहीं अपसेट हो गई थी, बट फिर भी कोल्ड वार जैसे ही खत्म हुआ तो फ्रांस पहला कंट्री बना जिसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया इंडिया के साथ। ओके, उसके बाद फिर फ्रांस जो है ना वो इंडिया अपना एजर्शन डालता है, वो बोलता है कि हम भी परमानेंट 5 के मेंबर हैं और फ्रांस जो है इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो फ्रांस सपोर्ट इंडियाज बिड टू बी परमानेंट मेंबर इन यूएससी। उसके बाद फिर 2015 में फ्रांस और इंडिया दोनों ने ही इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट साइन किए थे। उसके बाद फिर फ्रांस और इंडिया एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। कौन कौन सी? शक्ति आर्मी के साथ, वरुण नेवी के साथ और गरुड़ जो फोर्स के साथ है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, शक्ति, वरुण और गरुड़। गरुड़ हवा में उड़ते हैं, एयर एक्सरसाइज। ओके, उसके बाद फिर दोनों का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $13.4। ये काफ़ी फैक्चुअल सा था। जब हम इतना जान रहे हैं तो ऑब्वियसली चैलेंजेस भी जानेंगे। चैलेंजेस क्या है? तो FTA नहीं है दोनों कंट्री के बीच में। उसके अलावा इंडिया का हमेशा से रीजनल फोकस रहा है, वो हमेशा नॉन अलाइन मूवमेंट को प्रमोट करता है। ओके, लेकिन जो फ्रांस है वो ग्लोबल इंटरेस्ट में काम करता है। तो दोनों का जो एरिया है वो थोड़ा सा बाइफर्केट कर जा रहा है, वो अलग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्लैशेस आ जाते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, तो हमें याद रखना है ये सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हाल में बहुत न्यूज़ में रहा है, ये भारत रत्न अवार्ड किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को मिलने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, अभी एक और मिल रहा है। ऑब्वियसली आपको पता होगा ये लाल कृष्ण आडवाणी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऑलरेडी मिल चुका है। 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को भी मिल चुका है और राजीव गांधी जी को भी ऑलरेडी मिल चुका है। तो बीजेपी लीडर जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको ये 15th रेसिपेंट बनेंगे जो भारत रत्न है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। और इनको 2015 में ऑलरेडी पद्म विभूषण भी मिल चुका है। सो ये न्यूज़पेपर में आया होता है, ये उनकी बिटिया उनको मिठाई खिला रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? काफी फैक्चुअल है और स्टेट्स भी सारे साउथ के हैं। बताइए बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बंदीपुर बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटका में है। ठीक है, ये कर्नाटक के 2 डिस्ट्रिक्ट मैसूर और चामराजनगर जो कर्नाटक में पड़ता है उस पे है, और ये ट्राई जंक्शन पे है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला
ट्राई जंक्शन पे है, पर हमें याद रखना है कि ये कर्नाटक में है। न्यूज़पेपर में आया हुआ था ये आर्टिकल। ये हुआ यूं था कि जो एलिफेंट है उनको रेस्क्यू करके ले जाया जाता था केरला से लेके बांदीपुर तक, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी डेथ हो गई। तो इतनी कहानी आपको नहीं जानना है, क्योंकि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो था वो न्यूज़ में था, आपको जानना है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ पूरा कहानी मत जानो, उसमें से फैक्ट निकालो, स्टैटिक पार्ट निकालो और आप उसको पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, प्लीज बताइए क्या इसका आंसर है। रिसेंटली कॉमनवेल्थ जर्नी और सॉलिसिटर्स जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था? हाल ही में राष्ट्रमंडल यात्रा और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया था? कल ही बताया है, थीम भी बताया था, बताओ जल्दी बताओ। झारखंड के बारे में भी कल बताया था मैंने कि आप प्लीज उसके पॉलिटिकल न्यूज पे मत जाओ, आप जानो कि उसमें असेंबली सीट कितनी है। कितनी है? 81। लोकसभा सीट कितनी है बताइए? लोकसभा सीट है 14। राज्यसभा सीट कितनी है? 6। ठीक है। गवर्नर का नाम बताइए। सीपी राधाकृष्णा। ओके, सीपीआर। तो ये झारखंड के बारे में। गुजरात के बारे में अभी तक इस साल में एक आया जो मैंने आपको पहले बताया, सीवीड वाला। जी हाँ, अब बताइए आप। ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो पीएम मोदी में मैंने कल बताया था कि इनॉग्रेट किया है इसे कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में, और इसका थीम मैंने कल बताया था, क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। ये आज के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कहा टाइम टू रीथिंक एंड री इमेजिन द फॉर्म एंड रिफॉर्म द लीगल सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि बिहार में नई सरकार बनी है। नई सरकार मतलब नई कैबिनेट, नई कैबिनेट मतलब और मेहनत हमें तो रटना पड़ता है। आप तो सरकार बना के चल देते हैं, तो कोई बात नहीं, रटेंगे। स्पेशली अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट हो तो हेल्थ मिनिस्टर जो न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट है उसके कौन बने हैं? मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश कुमार। बताइए। बिहार राज्य में नवगठित मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ, आप बताइए अपॉइंट कौन करता है? आपको लग रहा होगा ना, जिसको पता होगा अभी क्वेश्चंस वगैरह देख के लग रहा है कि यार ये कितना इजी पढ़ा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डेली करंट अफेयर्स है, उसको अभी हम पूरा लिस्ट भी जानेंगे और स्टैटिक पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये, अगर आप रोज रोज देखने लगोगे ना और फिर मंथ के एंड पे आओगे तो आपको ये लगेगा कि अरे नहीं नहीं, बहुत कुछ नया भी जाना है। तो अब बताइए कौन है? मैंने क्वेश्चन पूछा था हेल्थ मिनिस्टर कौन है, वो है सम्राट चौधरी। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। अब बताइए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में मेंशन है? आप ये भी बताइए। जी हाँ, नहीं है कहीं मेंशन। ये प्योर पॉलिटिकल सीट है, मतलब एक तरह से आप कहे तो ऐसे ही दे दिया जाता है। तो श्री सम्राट चौधरी जो है ये स्वास्थ्य मंत्री हैं यहाँ पे, होप आपको विजिबल होगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। इनको क्या क्या विभाग मिला है? एग्जाम पॉइंट से हम सारा नहीं जानेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। सबसे पहले इनको गृह विभाग मिला है। ओके, उसके बाद फिर सम्राट चौधरी जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं उनको मिला है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त विभाग, स्वास्थ्य, उसके बाद फिर ये अर्बन डेवलपमेंट, नगर विकास, खेल, पंचायती राज। पंचायती राज आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे दो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, एक तो सम्राट चौधरी जी और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी। तो विजय कुमार सिन्हा जी जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कृषि। उसके बाद फिर हमें जानना होगा राजस्व भूमि। ठीक है, और फिर विजय कुमार चौधरी, कंफ्यूज नहीं होना, सिन्हा है और इधर चौधरी है, इनको मिला है शिक्षा। ओके, चलो अब इसे अलग कोई पूछता है तो कुछ नहीं कर सकते, पर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आप कम से कम याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें चीफ हाइड्रोग्राफर चुना गया है? कौन अपॉइंट हुए हैं? इन्होंने हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे कार्यभार संभाला? ये आपके ऑप्शंस हैं, एलिमिनेट करके बताइए।
हाइड्रोग्राफर समझते हो क्या होता है? बताइए हाइड्रोग्राफर क्या होता है? मैं आपको आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है वाइस एडमिरल लोचा सिंह पठानिया। मैंने आपको पहले भी बोला है, ऐसा होता नहीं है, बट अगर कुछ नहीं आ रहा है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप एक ले सकते हैं वाइल्ड गैस, बट रिफ्रेन कीजिए ऐसा कुछ कंडीशन आए। ओके तो एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने एज्यूम किया है चीफ हाइड्रोग्राफर का। हाइड्रोग्राफर आपने बताया नहीं, मैं बता रही हूँ। ये मेजर करते हैं वाटर के डेप्थ को, सर्च करते हैं रॉक्स, सोल्स और जो भी रैक्स है सी में, ताकि नेविगेशन में प्रॉब्लम ना आ सके। तो ये है लोचन सिंह पठानिया जी। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड कैंसर डे कब था? विश्व कैंसर दिवस किस दिन ऑब्जर्व किया गया था? ये आपके ऑप्शंस है। देखिए सारा दिन नहीं जाना है, पर जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो जानेंगे ना। बताइए। 4 फरवरी। ओके तो वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया गया 4 फरवरी जो कल था। ओके और इसका थीम आपको याद रखना है, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर, अंडरस्कोर्स द नीड ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन। ये इसका थीम इतना है, आप इतना याद रखिए, इतना कहानी हटाइए। ठीक है, क्लोज द केयर गैप ये था इसका थीम। 4 फरवरी को ये ऑब्जर्व किया गया। हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 77% लोग जो है वो कैंसर से ग्रसित होने का संभावना रखते हैं, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स का सीरीज। होप आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप ध्यान रखें और टेक केयर। थैंक यू।